स्वागत है आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का। आज से एक नई पहल ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ग्रुप डी के कुल 15 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के मैं लेकर के आ चुका हूं अपने इस प्लेटफॉर्म ओनली सक्सेस पर। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। इस बार आपको अपने एक ओहदे के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अपना एक ओहदा मैं बिल्कुल दिला सकूं। और अगर थोड़ा सा आपने भी मेहनत किया, प्रयास किया, तो इसमें कहीं भी 1% का भी डाउट नहीं होगा कि जब अपने आप टारगेट को हिट करोगे तो बिल्कुल ये मान चलो कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में चार चांद लगाएगा। ये 15 सेट का प्रीवियस ईयर पेपर एक बाय एक करके हर एक मॉडल सेट को हम लोग लेकर के आएंगे और 15 सेट आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें थोड़ी सी व्याख्या, शब्दों को समझाएंगे आपको थोड़ा बहुत, और आयोग ने क्या उत्तर माना है, किस दृष्टिकोण से उसने प्रश्न को पूछा है, ये हर एक बातें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए बातें कम और प्रश्न को शुरुआत करते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोवा में। ये कहाँ स्थित है? गोवा में। अगर मैं आपको बताऊं बेसिलिका के बारे में, तो बेसिलिका के बारे में थोड़ी सी समझ आप बना लीजिएगा, ये समझ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिलिका जो एक रोमन कैथोलिक चर्च है, गोवा में स्थित है। इसकी अगर मैं थोड़ी सी कहानी आपको बताऊं तो इसके निर्माण की शुरुआत 1594 में शुरू हुआ था और ये पूरा हुआ जाकर के मई 1605 में ये पूर्ण हो चुका था। अगर बात किया जाए इस पे, तो बेसिलिका को जो एक रोमन कैथोलिक चर्च है, इसे 1986 में 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है। इतनी बातें आप इस पर ध्यान में रखना। आते हैं अगले सवाल पे। प्रश्न नंबर, चलते हैं चौथे पर। प्रश्न नंबर चौथा आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग 12 और आवर्त 4। अगर हम आपको जिंक के बारे में थोड़ा सा बताएं तो जिंक के परमाणु की बारे में बात किया जाए तो जिंक के कितने परमाणु हैं? तो जिंक के परमाणु संख्या 30 है। जिंक एक सफेद धातु होता है। जिंक एक सफेद धातु होता है जिसकी परमाणु संख्या कुल कितनी है? 30 है। और अभी अगर वर्तमान में बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में लगभग कुल 118 तत्व हैं। लगभग नहीं, कंफर्म है 118 तत्व। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। ये रहा प्रश्न नंबर 10। बहुत ही बेहद खास और आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 10 है, जिसको आप देख पा रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस संगठन की एक पहल मानी जाती है? तो ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की एक पहल मानी जाती है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। नर्मदा या नर्मदा मध्य भारत की एक नदी है जो किस राज्य में अरब सागर में जाके मिल जाती है? तो सही आंसर बता दूं, गुजरात। लेकिन थोड़ी सी व्याख्या आपके लिए बेहद खास होने वाली है। अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो ये देखिए, ये जो मैं श्रृंखला बना रहा हूं ये है विंध्यन पर्वत श्रेणी, और उसके नीचे एक श्रेणी और बना रहा हूं सतपुड़ा, और इस विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य बहने वाली जो नदी है वो है आपकी नर्मदा। देखिए ये हो गई विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी हो गई आपकी, विंध्यन श्रेणी, और विंध्यन के नीचे हो गया सतपुड़ा। ये सतपुड़ा है, ये विंध्यन है। इसके मध्य से जा रही है आपकी कौन सी? नर्मदा नदी। और ये चित्र थोड़ा सा समझ लीजिए, तो ये अपना जल कहां गिरा रही है? ये खंभात की खाड़ी में, गुजरात से। तो एक सवाल ये भी बन जाता है कि नर्मदा नदी जो है
भ्रंश घाटी में होकर बहती है और किन दो श्रेणियों के मध्य, विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य होकर के बहती है नर्मदा। या कह सकते हैं विंध्यन को सतपुड़ा से अलग करने वाली नदी कौन है, नर्मदा। और ये अपना जल पश्चिम की तरफ गिराती है गुजरात से होकर के खंभात की खाड़ी में, और खंभात की खाड़ी लगा हुआ है किससे, अरब सागर से। इतनी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही बेहद और खास होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 19, तो प्रश्न नंबर 19 ये सभी आयोग के द्वारा पूछे गए सवाल हैं, जिन्हें आप ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को इसी स्वरूप में घुमा दीजिए, ताकि आपको प्रश्नों का उत्तर देते बहुत सरलता और आसानी हो। आइए प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन से उपचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? तो ये हो जाएगा बुझा चूना, है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 19 पे। तो प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? अब बताओ, इससे आसान सवाल कभी नहीं हो सकता। वाट, आप जानते हैं 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, और 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। ये भी सवाल खूब बार पूछा जाता है, इसे भी ध्यान में रखना। आते हैं अगले सवाल पे। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना या पहल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष। ये युवा खेल मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं है। तो किसके द्वारा संचालित है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, और इसकी शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यहीं पर मैं आपको कुछ और प्रमुख तथ्य बताऊं प्यारे साथी, तो ध्यान में रखना। राष्ट्रीय खेल विकास कोष की बात अगर करें आपके समक्ष, तो इसकी शुरुआत 1988 में 1988 में होती है। और यहीं पर अगर मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय खेल विकास कोष ये युवा मामले खेल मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। और यहीं पर अगर बात कर लिया जाए खेलो इंडिया योजना, तो इसकी शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई थी। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है, ये रहा। आपको कैसे पता चलेगा, प्रश्न नंबर 22 देखिए ध्यान से, कि प्रश्न है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हुआ है? इसे जानने के लिए हम लोग कैसे पता करते हैं? रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी के द्वारा। अब आप जानते हैं इस चीज को खूब कि एचआईवी जो होता है ये क्या है, एक वायरस है। एचआईवी एक वायरस है, और एचआईवी जब होता है तो डब्ल्यूबीसी नष्ट होने लगता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एचआईवी किसके कारण होता है? एड्स के कारण होता है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और आप खूब जानते हैं सरकार जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए। अगले सवाल पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर अगला रहा 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर से बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? वो है मशरूम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है बेहद खास है, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, विद्युत मोटर में आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इनका परिणाम समान होता है और दिशा विपरीत होती है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 29 कि जब कोई छात्र, प्रश्न 29 देखिए, जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। प्रश्न नंबर आते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। प्रश्न नंबर 30 बेहद ही खास और आसान सवाल है।
ये सब आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, है ना। विज्ञान का ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। आवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम की प्रकाश की चाल के मध्य क्या संबंध दर्शाता है? तो आवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल बटा प्रकाश, हवा में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 33। निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो दालें। आप जानते हैं दालें और जो सोयाबीन होते हैं ये फाइबर के बहुत प्रमुख स्रोत होते हैं और इसके अलावा विटामिन के भी स्रोत होते हैं। वहीं सेब जो है मौलिक एसिड पाया जाता है, पत्तेदार सब्जियों में लौह युक्त तत्व पाए जाते हैं, खाद्यान्न में आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और विटामिन भी खूब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है कि वह कौन सी प्राप्ति है जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है? उसे हम लोग कहते हैं राजस्व प्राप्ति। क्यों इसका दावा नहीं कर सकते? क्योंकि राजस्व प्राप्ति सरकार जो है निवेश के द्वारा, ब्याज के द्वारा, मुनाफे के द्वारा और सार्वजनिक सेवाओं के द्वारा इसे प्राप्त करती है, इसीलिए इसे यहाँ काउंटिंग नहीं करते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है। ये पॉलिटी का सबसे आसान सवाल है। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने या खान में काम करने या अन्य खतरनाक में नियोजन नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 24। आप जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। तो 24 में इसलिए जिक्र किया गया, क्यों जिक्र किया गया तो ध्यान से समझना, क्योंकि अब शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार हो चुका है। शिक्षा क्या हो चुका है? मौलिक अधिकार। और 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसको शामिल किया गया 21 अनुच्छेद 21 खंड ए में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संशोधित करके इसे जोड़ा गया है। और अब शिक्षा मौलिक अधिकार है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को पढ़ना उनका मौलिक अधिकार है। अगर उनको काम पे रखा जाएगा तो ये उनके नियमों के खिलाफ के उल्लंघन है, उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए आप अगर इतने कम उम्र के बच्चों को कारखानों या काम में रखते हैं तो जेल जाने वाले हैं। अगले सवाल पर आते हैं, प्रश्न नंबर 38 है। प्रश्न नंबर 38 होगा। प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं, 40 पर। कोलाइड कणों के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या होता है? तो इसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। टिंडल प्रभाव की शुरुआत 1860 में मानी जाती है। टिंडल प्रभाव कब से आया? 1860 में। प्रश्न नंबर 41 पॉलिटी का सबसे आसान सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की राज्य की कार्यकारी शक्तियों का उल्लेख करता है या निहित है? तो अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 176 की अगर बात करें तो राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक पर अपने मत रखने के लिए स्वतंत्र है। 181 में अगर बात किया जाए तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जब पद से हटाया जाता है या हटाने का उनका मैटर विचाराधीन होता है तो वो अपने पद पर आसीन नहीं रहेंगे। 146 कहता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं के बारे में जिक्र करता है। प्रश्न नंबर 42 पे अगर यही बात करें तो एक कटी हुई, प्रश्न नंबर 42 देखना, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। और ये फिर किस तरह से दिखता है? तो चित्र नंबर 1 ए में जो दिखाया गया है वो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगले पे आते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने है 42 हो चुका है प्रश्न। हाँ 42 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 42 ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 42, हाँ जिसका आंसर हम लोगों ने अभी जाना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। प्रश्न नंबर 46 ये रहा, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेजिन और गोंद से इसे संग्रहित करते हैं। प्रश्न नंबर 48 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 48 रहा ये, सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोगिता क्रमशः कितना होता है? इसका सही आंसर है 16 और 2 होता है सल्फर का। और फास्फोरस का 15 और 3 होता है। क्लोरीन की बात करें तो 17 और 1 होता है। सिलिकॉन का 14 और 4 होता है। ये जो मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूं इसे नोट डाउन करते रहना क्योंकि ये भी आपके आगे के एग्जाम में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 51 पे बात करें, 1 मार्च 2022 को
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पूरे भारत में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटीसी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 49। आईसीटी के बारे में यहां थोड़ा सा बताऊं तो आईसीटी की शुरुआत दिसंबर 2004 में होती है और इस प्रक्रिया की पहल इसलिए शुरू की गई ताकि छात्रों को कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण प्रक्रिया के तहत सीखने का उन्हें अवसर मिल सके, इसलिए पहल की शुरुआत की गई। प्रश्न नंबर 52 पर आते हैं। एक सुमेल करना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस अपशिष्ट को खुले में जमा करना, जैविक अपशिष्ट को कंपोस्ट बनाना और हॉस्पिटल अपशिष्ट को भस्मीकरण करना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 पॉलिटी का बहुत ही सरल सवाल है। पॉलिटी के हर एक सवाल लगभग बहुत ही आसान आयोग ने पूछा है। ये सॉल्व करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आयोग से आप रूबरू हो जाएं। आयोग के सवाल को जब आप जानने लगेंगे तो पेपर बहुत आसान लगेगा आपको। प्रश्न नंबर 57 पे बात करें कि संविधान का निम्न में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकाय की संरचना जनादेश के लिए सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। यहाँ थोड़ा सा अगर हम आपको बात बताना चाहें 74वें संविधान संशोधन के बारे में, यानी 74वां संविधान संशोधन कहें तो शहरी निकाय के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। शहरी स्थानीय निकाय ये आपके एग्जाम के लिए खूब महत्वपूर्ण होगा। एक तो आप जानते हैं किस संशोधन से लाया गया, 74वां संविधान संशोधन से। दूसरी बात, जब सबसे पहले इसे विधेयक के रूप में लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा ने इसे पास किया 22 दिसंबर 1992 को। 1992 यहां मैं लिख दे रहा हूं, 1992 को। बाद में राज्यसभा ने इसे अगले ही दिन यानी 23 दिसंबर को पास कर दिया। लेकिन आप जानते हैं जब तक राष्ट्रपति दस्तखत नहीं करेंगे तब तक ये अधिनियम नहीं बनता है। प्रेसिडेंट ने इस पर दस्तखत कब किया? 20 अप्रैल 1993 को। 20 अप्रैल 1993 को स्थानीय स्वशासन विधेयक पर दस्तखत कर दिया। और आखिरी बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ये लागू कब से हुआ? तो ये लागू हुआ 1 जून 1993। 1 जून 1993 से ये लागू हो गया। इस बात को रट लेना, घूंट लेना, पर भूलना नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर है 59। प्रश्न नंबर 59 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 है। अब ये प्रश्न देखकर आप प्यारे साथियों समझ भी सकते हैं आयोग कितना ही सरल और आसान सवाल पूछता है। नंदा देवी जैव मंडल निश्चय कहां स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी के संदर्भ में अगर कुछ बातें और भी मैं आपको जोड़ूं आपके एग्जाम को चार चांद लगाने के लिए तो आप नोट डाउन कर लेना। नंदा देवी एक चोटी है, पहली चीज तो ये जानो। नंदा देवी ग्रेट हिमालय पर स्थित एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, पहली बात। दूसरा, नंदा देवी जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। किस जिले में? चमोली जिले में स्थित है। तीसरी बात ध्यान रखना, इसे 1982 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। चौथी बातें जो खूब इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1988 में इसे यूनेस्को ने धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया है। और पांचवी आखिरी बातें जो मैं आपको खूब बताने के लिए बेताब हूं यही है कि उत्तराखंड में नंदा देवी यात्रा उत्सव मनाया जाता है और ये यात्रा उत्सव 12 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है। और अगला जो ये नंदा देवी यात्रा उत्सव मनाया जाएगा ये 2026 में मनाया जाएगा। यानी जैसे हमारे यहाँ 12 वर्ष पे महाकुंभ मनाए जाते हैं ऐसे ये भी आयोजित किया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 60 ये रहा आपके सामने। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन। यहां मैं थोड़ा सा आपको बताऊं एफडी के बारे में। एफडी मतलब फंडामेंटल ड्यूटी। इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा याद रखना है किस समिति की सिफारिश से? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से। दूसरी बात याद रखो कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से इसे जोड़ा गया। तीसरी बात क्या याद रखना है कि ये न्यायालय द्वारा वैध नहीं यानी लागू नहीं है। तीसरी बात क्या याद रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति ने इसे सिफारिश किया तो इन्होंने केवल 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी, लेकिन कहते हैं कि मूल रूप से मूल कर्तव्य कितने हैं? 10 हैं। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। इतनी बातें अगर मूल कर्तव्य के संदर्भ में आप याद रखते हो तो हर एक सवाल आपके सही होंगे।
आते हैं अगले सवाल पर, प्रश्न नंबर 61 पर। उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? तो उन्हें हम लोग एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन, जिसका सूत्र होता है CnH2n के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले सवाल पर 64, प्रश्न नंबर 64 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, करंट का सवाल है, पुराना है, लेकिन आप ऐसे संबंधी करंट भी और तैयार कर सकते हैं। पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता पैरा जेवलिन थ्रो खिलाड़ी सुमित अंतिल किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हरियाणा से संबंधित हैं। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं 71 पे। प्रश्न नंबर 71 है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O। अब NaCl आप जानते हैं साधारण नमक है हमारा, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaSCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। CaOCl2 जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 73 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 73 ये करंट का सवाल रहा है कि किस मंत्रालय ने 11 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों के स्कूलों में पुनः नामांकन के लिए 7 मार्च 2022 को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक विशेष अभियान शुरू किया है? तो ये पहल शुरू की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न नंबर 74 है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा? ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड सवाल रहा है। प्रश्न नंबर 74। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 78 पर। तो प्रश्न नंबर 78 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 78, अमीबा और पैरासियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में मूलभूत अंतर क्या होता है? कि अमीबा और कोशिका पूर्ण सतह से, पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है, ये इसका मूल अंतर है। प्रश्न नंबर 80 पर हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 80 ये आपके सामने है। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? तो थे प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी जी साहब थे। प्रश्न नंबर 81 है, कार्बन हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन का से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाना किसका उदाहरण माना जाता है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण मानते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 83। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 83 पे हम लोग आते हैं। तो प्रश्न नंबर 83 ये रहा है कि वसंत नाटकीय संस्कृति उत्सव रंगोली बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं असम में। यहां अगर मैं बिहू की बात करूं तो बिहू आप जानते हैं कि बिहू असम का लोक नृत्य है, और बिहू यहां पर 3 तरह के बिहू की बात की गई है, 3 तरह के 3 ऋतुओं में। एक तो हम लोग बात करते हैं बोहाग बिहू, बोहाग बिहू ये मनाया जाता है बैसाख में। दूसरा माघ बिहू, ये माघ में मनाया जाता है। तीसरा है कटी बिहू, और कटी बिहू कार्तिक मास में मनाया जाता है। बाकी आप जानते हैं एक नृत्य पूछा जाता है होजरी नृत्य। होजरी नृत्य कहाँ का है? तो होजरी लोक नृत्य त्रिपुरा का है। लाहो लोक नृत्य कहाँ का है? लाहो मेघालय का है। और बिहू कहाँ का है? असम का। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 84 ये रहा आपके सामने कि कच्छ के रण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर इसका आंसर सी गलत है। यह उड़ीसा राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है, गलत है। कच्छ का रण जो है आपका ये बिल्कुल पश्चिम में स्थित है। ये है कच्छ का रण, गुजरात पे स्थित है, जो जंगली गधा वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 87 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 87 ये आपके सामने रहा है। 2 प्रतिरोध श्रेणी को समायोजित करने पर उनका कुल प्रभावी प्रतिरोध 12 ओमेगा होता है। उनको प्रतिरोधों को समानांतर समायोजित करने के लिए प्रतिरोध 30 ओमेगा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 60 ओमेगा, 60 ओमेगा प्रत्येक, इसका सही आंसर हो जाए। प्रश्न नंबर 90 पे आते हैं। अगला सवाल प्रश्न नंबर 88 है कि दिए गए रासायनिक समीकरण में बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 90। तो अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारत बजट में राजकोषीय घाटे का सर्वोत्तम ढंग से प्रभावित करता है? ये सीधी सीधी परिभाषा आयोग ने पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल व्यय माइनस उधारी के अलावा कुल प्राप्ति।
अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 92। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में से वन संसाधनों के सतत प्रबंध का कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनों की वृद्धि दर के आधार पर लकड़ी की उपज की समायोजिता करना। प्रश्न नंबर 93 पे आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति द्वारा निर्धारित होता है, किसके द्वारा? चुंबकीय सुई के द्वारा। बाकी आप जानते हैं विद्युत धारा एमीटर से नापते हैं, विद्युत क्षमता वोल्टमीटर से नापते हैं, विद्युत धारा की दिशा या तीव्रता गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। प्रश्न नंबर 94 है कि सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन इसका हो जाएगा कि राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके खर्च की तुलना में कमी को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 96 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 96 ये रहा, अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा स्थानीय की सबसे बड़ी परिवहन सेवा है। आरटीए ने जनवरी में अहमदाबाद नगर पालिका में 29 मार्गों पर बस सेवा प्रबंधन परमिट जारी किया है। कब से पहल शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 1947 से। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 97 पर। ये सेकंड लास्ट सवाल है, प्रश्न बड़ा है। जब मेंडल ने मटर के पौधों पर संस्करण मटर के बने पौधों को साथ कराया तो प्राप्त संतति लंबे पौधे थे। जब उन्हें गोल बीज वाले पौधे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया गया तो संतति के गोल बीज वाले पौधे थे। ये झुर्रीदार बीजों वाले पौधे लंबे का संस्करण गोल बीजों के साथ बौने पौधे के साथ कराते हैं तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते हैं? प्रश्न बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोल बीज और लंबे पौधे के साथ। आते हैं आज का आखिरी सवाल, जो जीके और जीएस का आखिरी सवाल रहा, वो ये है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? भाई इतना आसान सवाल है, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लाया गया, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, साइमन कमीशन आया 1927 को, जिसे श्वेत कमीशन कहते हैं। तो पहला सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर। इस तरह एक बाय एक करके हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और ये बिल्कुल आपके ग्रुप डी एग्जाम में क्रांति होगा, जहां से आपका सिलेक्शन होगा। तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत